हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता होगा कि इस चैनल के माध्यम से हमने आरपीएफ कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर के साथ में रिलेवेंट प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जिसके लिए हम लोगों ने एक से सीरीज चला रखा है। तो दोस्तों, इस सीरीज में आपको प्रत्येक दिन वीडियो देखने को मिलता था जो कि सारा इंपॉर्टेंट होता था, लेकिन दोस्तों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से कुछ दिनों से वीडियोज नहीं आ पा रहे थे। तो दोस्तों अब सारा कुछ सही हो गया। अब आपको पहले के जैसा ही प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ठीक है। तो आज भी हम लोग वैसे ही रिलेवेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जिसके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना है और जो रेलवे में पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रश्न ही होंगे, ठीक है। तो देखिए, ये जो सीरीज का आज ये छठा वीडियो है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने 5 वीडियो को देख लिया है। यदि आपने नहीं देखा तो उन सारे वीडियोज को जरूर देख लें क्योंकि एग्जाम के लिए सारे काफी इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों, इसमें आपको पहले की तरह ही ध्यान देना होगा कि पहले वीडियो को पॉज कर प्रश्न को खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद वीडियो को देखना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके और आप एग्जाम में बेहतर कर सकें। तो चलिए बिना देर के हुए अब हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देख सकते हैं कि आज के वीडियो का ये पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे और इसी में आपको वीडियो को पॉज कर पहले प्रश्न को खुद से सॉल्व करने का कोशिश जरूर करना है, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न में क्या बोला कि एक आयताकार शीट को 1.5 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने की लागत 945 रुपया है। यदि आयताकार शीट की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों यह मेंसुरेशन का सवाल है और यह भी एग्जाम में आया हुआ ही प्रश्न है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो आप ऐसे प्रश्नों को जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या बोला है कि एक आयताकार शीट को, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि एक ये आयत है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि 1.5 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत जो है वो कितना है, 945 रुपया है। तब इसमें बोला है कि लंबाई तो दे दिया है इसमें कि 30 सेंटीमीटर है, लेकिन चौड़ाई नहीं पता है, ठीक है। तो जो पेंट हुआ होगा वो इस आयत के क्षेत्रफल का ही पेंट हुआ होगा। यानी कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, एल से लंबाई गुना बी से चौड़ाई, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई ये इसका क्षेत्रफल होता है। तो देखिए, इसमें क्षेत्रफल निकालेंगे तभी तो हम ये चौड़ाई निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग ये जरूर कर सकते हैं कि इसका चौड़ाई यदि नहीं दिया हुआ है तो टोटल क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। अब वो कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो 945 रुपया लगा है वो टोटल लगा है और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो है वो कितना रेट है, तो 1.5 रुपया है। तो यदि हम लोग इस 1.5 से 945 को भाग देते तो हमारा टोटल एरिया निकल जाएगा जिसपे पेंट किया गया है, ठीक है। यानी कि जब टोटल एरिया निकल जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसका चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो इसी 945 को हम लोग 1.5 से भाग दे देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे भाग देते हैं कि ये 945 है, इसे 1.5 से भाग दे देंगे, ठीक है। यहाँ से ये एक जीरो आ जाएगा, आगे देंगे तो 15 छक ये 90 आ गया। फिर आगे यहाँ ये 4 बचा 45, 15 तिया 45 और एक ये जीरो 630 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है चूंकि। हाँ, तो देखिए इसका भी क्षेत्रफल है वो कितना निकल करके आ गया, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग अब चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो देखिए, आयताकार जो सीट है उसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 630। तो यहाँ पे हम लोग 630 लिख देंगे बराबर लंबाई कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सीट की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तो 30 लिख देंगे। चौड़ाई नहीं पता तो हम लोग चौड़ाई को बी ही मान लेते हैं, ठीक है। ऐसा ही रहेगा। अब आगे चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा और 3 से ये 21 बार में कट गया। यानी ये बी बी को हम लोग क्या माने हैं, चौड़ाई। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। यानी कि इस प्रश्न के लिए जो चौड़ाई पूछा है उसका सही वैल्यू कितना आ जाएगा, ऑप्शन डी 21 सेंटीमीटर, और ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट ना दे करके इनडायरेक्ट में इस आयताकार शीट का ही क्षेत्रफल दे दिया था, ठीक है। तो निकालने का यहाँ से यदि आपको टेक्निक नहीं पता था तो ऐसे प्रश्नों को नहीं कर सकते, और पता था तब तो ऐसे प्रश्नों को कर ही सकते थे। तो यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो ऐसे प्रश्नों को जरूर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है कि आप सबों को यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि किसी प्रकार का किसी भी प्रश्न में डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए, यहाँ पे ये दूसरा प्रश्न है, ठीक है। इसमें भी पहले पढ़ेंगे कि यामिनी और जरीन ने मिलकर एक व्यवसाय में 37,200 रुपये का निवेश किया। वर्ष के अंत में 5,000 के कुल लाभ में से यामिनी का हिस्सा 1,300 रुपया था। जरीन ने कितना निवेश किया। तो देखिए, इसमें निवेश पूछा है, ठीक है। तो अब यह पार्टनरशिप का प्रश्न है। तो पार्टनरशिप के प्रश्न का कंसेप्ट चूंकि आप लोग पढ़े होंगे तो ऐसे प्रश्न को कर सकते हैं, और नहीं पढ़े होंगे तब भी चलिए इसमें हम लोग कैसे सोल्व करेंगे देख सकते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे यामिनी है तो यहाँ से हम लोग यामिनी को एक लिख देते हैं, और एक कौन है, जरीन है, तो यहाँ पे ये जरीन कर दिए, ठीक है। ये दोनों का हम लोग रेशियो ले लेंगे।
तो चूंकि देखिए लाभ जो बटाता है, यहाँ पे 5,000 के लाभ में यामिनी को कितना मिला है, 1,300 रुपया। तो यामिनी का यहाँ कितना मिल गया, 1,300 रुपया। तो लाभ उसी रेशियो में मिलेगा जिस रेशियो में आप पूंजी लगाए रहेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप में ऐसा ही होता है कि पूंजी के रेशियो में ही, यानी कि पूंजी और समय के रेशियो में ही लाभ का रेशियो बढ़ता है। तो यहाँ पे यामिनी का 1,300 मिल गया, तो इस 5,000 में 1,300 खत्म हो गया, तो बचा कितना, 3700। तो यहाँ पे ये 3700 जो है वो जरीन को मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो कितना आ गया, 13:37। अब ये जो 13:37 है, ये इनका लाभ का रेशियो है, तो इनके जो निवेश का रेशियो है वो भी यही होगा। क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि जो लाभ का रेशियो होता है वही निवेश का रेशियो होता है, या फिर जो निवेश का रेशियो होता है उसी के रेशियो में फिर लाभ को बांटा जाता है, ठीक है। तब आगे क्या बोला है कि दोनों ने मिल करके 37,200 रुपया का निवेश किया है। यानी ये जो 37,200 रुपया है वो दोनों ने मिल करके किया। तो यहाँ पे कितना है, ये 13 है और इसका रेशियो 37, यानी कि ये 50 आ गया, ठीक है। 50 का तब बोला है कि जरीन ने कितना निवेश किया, तो जरीन का रेशियो कितना, 37। तो हम लोग यहाँ पे 37 से इसे गुना कर देते हैं। चलिए आगे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया। अब 5 से फिर इसे आगे सॉल्व करेंगे, तो कितना जाएगा, 5 सत्ते ये 35 आ गया, 2 बचा, 5 चौके ये 20 आ गया। उसके बाद फिर से 2 बचा, 5 चौके 20। अब कितना आ गया, 744 गुना में 37, ठीक है। अब इसके साथ में इसे एक तो गुना कर सकते हैं, तो चूंकि देखिए गुना करने में समय लग सकता है और एग्जाम में एक एक सेकेंड कितना इंपॉर्टेंट होता है ये आप सबको अच्छे से पता होगा। तो यहाँ पे हम लोग चूंकि देखिए सब ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तो पहला हम लोग को ध्यान ऑप्शन पे ही जाना चाहिए, क्योंकि अब इतना लंबा छोटा मोटा तो है नहीं, लंबा गुना करेंगे इसमें समय लगेगा। उससे अच्छा है कि अगर ऑप्शन से हो जाता है तो हम लोग ऑप्शन से ही सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं ये 744 का इकाई अंक जो है ये 4 है, ठीक है, और 37 का इकाई अंक 7 है। तो पहले तो इसे ही गुना करेंगे, तो 7 चौक कितना आ जाएगा, 28, यानी कि 28 का 8 लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो 8 लिखेंगे, ये इकाई अंक जब भी आएगा तो ये 8 वाला ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं कि इकाई का अंक यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 है। तो इकाई का अंक हमको कितना चाहिए, 8 चाहिए, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में और ऑप्शन 20 का ये सही आंसर हो जाएगा। अब बात आता है कि यदि ऐसा है, ठीक है, इकाई का अंक यहाँ पे 8 एक में दिया हुआ, हो सकता है कि इसमें भी 8 रहता, इसमें भी 8 रहता, तब हम लोग क्या करते हैं, तो फिर ऐसे स्थिति में पूरा गुना करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यदि ऑप्शन से जहां तक हो पाता है तो हम लोग ऑप्शन से ही करने का कोशिश करेंगे ताकि समय का बचत हो। तो चलिए उम्मीद है कि यह प्रश्न भी आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद चलिए फिर से नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ से देख सकते हैं कि ये तीसरा प्रश्न है, ठीक है। इसमें क्या बोला कि यदि 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 42 है तो इनमें से दूसरी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें बोला है कि 3 कोई भी संख्या है, ठीक है। अब वो जो तीनों संख्या लगातार का संख्या है, यानी पहला संख्या 1 है तो दूसरा 2 है तो तीसरा 3 है, इस तरह से लगातार का संख्या, ठीक है। तो उसमें बोला कि औसत 42 है, तो इनमें से दूसरी सबसे छोटी संख्या, यानी कि जो पहला संख्या x है वो ना होकर के x+1 और x+2, ठीक है। तो इसमें बोला है कि दूसरी सबसे छोटी, पहला सबसे छोटा x है, उससे दूसरी सबसे छोटी x+1 है, चूंकि सबसे बड़ा यहाँ पे x+2 है, ठीक है। तो आप एक तो ऐसे बना सकते हैं कि इसमें ऐसे करेंगे, 3 से भाग देंगे और यही जो बराबर है वो 42 के बराबर, इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो x+1 का वैल्यू निकालेंगे। आप एक ये कर सकते हैं, इसमें समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है, तो इसे हम लोग स्किप करते हैं, इसे नहीं देखेंगे। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे, इसमें इसका ही कंसेप्ट होता है, ठीक है, कि यदि किसी संख्या का औसत दिया हुआ है और लगातार संख्या का औसत दिया हुआ है, तो जो बीच वाला संख्या होता है वही औसत आता है, ठीक है। यानी कि औसत का वैल्यू कौन रहता है, जो दिया रहता है वो बीच का ही संख्या होता है। कहने का मतलब है कि 1, 2 और 3 में से पूछे इसका औसत, यदि 1, 2, 3 का पूछे, जब भी आएगा इसका औसत तो 2 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2, 1, 3 और 3 6। अब 6 को 3 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, यानी कि 2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही इस प्रश्न में भी करेंगे कि 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 42 है, यानी कि जो बीच वाला संख्या है वो कितना है, 42 है, ठीक है। तो क्रमागत संख्या है तो इसके एक बाद का संख्या ये 43 हो जाएगा, और यहाँ पे एक पहले का संख्या ये 41 हो जाएगा, ठीक है। अब बोला कि इसमें दूसरी सबसे छोटी संख्या, तो देख सकते हैं कि पहले सबसे छोटी संख्या कितना 41 है, दूसरी 42 है और ये 43, यानी सबसे बड़ी ये है, सबसे छोटी ये है। तो दूसरी सबसे छोटी पूछा है, यानी कि 42 का ही वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो ये 42 है, जो कि ऑप्शन ए में, और ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर ये 42 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को केवल देख करके भी सॉल्व किया जा सकता है। अब चलिए इसके बाद फिर से नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए ये चौथा प्रश्न है। इसमें देखेंगे कि ए और बी एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि बी अकेले इस काम को 50 दिनों में कर सकता है तो ए अकेले इसे कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो चलिए जैसे जैसे इसमें दिया हुआ ऐसे हम लोग लिखते हैं, यानी कि देखिए ए प्लस बी दोनों मिल करके किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, लेकिन क्या बोला कि बी जो है वो अकेले उस काम को 50 दिनों में करता है। तब पूछा कि ए अकेले इसे कितने दिनों में कर सकेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमको इसके लिए ए और बी का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, यानी कि एक दिन में ए कितना काम करता है और एक दिन में बी कितना काम करेगा।
तभी तो हम लोग निकाल पाएंगे। और फिर देखेंगे कि टोटल काम कितना है, चूंकि टोटल काम रहेगा तभी तो हम लोग निकाल पाएंगे कि एक दिन में यदि एक्स काम करता है तो वाई काम को कितने दिन में करेगा, तो वाई भागा एक्स कर देंगे तो ये उसका दिन निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इस प्रश्न में करना है। तो देखिए टोटल वर्क निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 30 और 50 का एलसीएम ये 150 आ जाएगा। अब 150 काम है तो ए प्लस बी मिलकर के 30 दिन में करता है, तो ए प्लस बी दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा, तो 30 पंजे 150 यानी कि ये 5 आ जाएगा। उसी तरह से बी अकेले 50 दिन में करता है, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 5 से ये 3 बार में जाएगा। ठीक है, यानी कि एक दिन में बी ये 3 काम करेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आ गया वही एफिशिएंसी आ गया। ठीक है, कार्य दक्षता यही आ गया। तो अब हम लोग यहाँ से चूंकि देखिए बी का तो निकल गया कि बी का जो एफिशिएंसी है वो 3 है, तो ए का एफिशिएंसी निकालना है। तो यहाँ ए प्लस बी दोनों का मिला करके 5 है और बी का अकेले 3 दिया हुआ है, तो ए के निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ए का एफिशिएंसी 2 आ गया और बी का एफिशिएंसी 3, यानी कि कार्य का जो क्षमता है दोनों का कितना आ गया, 2 और 3, और ये दोनों यदि मिल जाता है तो ये 5 हो जाता है, यानी कि बिल्कुल हमारा प्रश्न सही सोल्व हो रहा है। ठीक है, तो ए का एफिशिएंसी 2 आ गया। यहाँ में पूछा है कि ए अकेले से कितने दिनों में समाप्त करता है, तो काम टोटल कितना है, 50 काम है। ए एक दिन में कितना करता है, 2 करता है, इससे भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 75 दिन। यानी कि ए जो है अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 75 दिन में, जो कि और ऑप्शन सी जो इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 75 दिन में ए अकेले इस काम को पूरा करेगा। तो चलिए अब इसके बाद फिर से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग पांचों प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि एक मशीन का धातु भाग तांबे, जिंक और सीसा के मिश्रण से 13:6:1 के अनुपात में बनाया जाता है। यदि इसमें जिंक का वजन 90 किलोग्राम है तो कुल वजन कितना है। यानी कि तीनों का पहले हम लोग रेशियो लिखते हैं। ठीक है, क्या बोला है कि तांबा यानी कि कॉपर का रेशियो, जिंक का रेशियो और ये सीसा यानी कि लेड का रेशियो है। ठीक है, तो दिया कितना है, तांबा का रेशियो कितना है, 13, जिंक का रेशियो 6 है और सीसा का रेशियो 1 है। अब ये इसका रेशियो निकल गया, ये रेशियो वैल्यू है और यहाँ पे वजन में पूछा है। ठीक है, यानी कि ये क्वांटिटी में इसका वैल्यू है यहाँ से। तो क्या बोला, जिंक का वजन 90 किलोग्राम है, जिंक का यहाँ पे ये 90 किलोग्राम है, यानी कि जिंक का जो रेशियो है 6 यूनिट है और इसी 6 यूनिट का वैल्यू कितना है, 90 ग्राम। तब पूछा है कि टोटल वजन, यानी कि इस 13, 6 और 1 टोटल जोड़ करके इसका वजन पूछा है कि कितना है। तो टोटल जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 13, 6, 19 और 1, 20, यानी कि इसी जो 20 यूनिट है इसी का वैल्यू पूछा है। तो चलिए आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 90 किलोग्राम दिया हुआ है किसका वैल्यू है, ये 6 का वैल्यू है और पूछा कितना है, क्या है टोटल, यानी कि 20 का, तो इसे 20 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 6 से ये 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, 15 छक 90। अब 15 को 20 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दूना 30, यानी कि ये 300 किलोग्राम आ गया। तो इस मशीन के जो धातु भाग है उसका टोटल वजन कितना है, 300 किलोग्राम, जो कि ऑप्शन डी में है, यानी कि यहाँ पे 300 केजी देख सकते हैं। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये रेशियो का एक अच्छा प्रश्न था और सारे प्रश्न जो एग्जाम में आए हुए ही प्रश्न है, तो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ऐसे प्रश्नों को जरूर सॉल्व करेंगे। अब चलिए इसके बाद फिर से नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ये छठा प्रश्न है। इसमें क्या बोला है कि यदि सीनो 5 घंटे में 15.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसके द्वारा 6 घंटे में तय की गई दूरी है, यानी कि 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, ये प्रश्न में पूछा है। ठीक है, तो समय कितना दिया हुआ है, टाइम जो दे दिया है वो कितना, 5 घंटा। ठीक है, और 5 घंटे में कितना दूरी तय करता है, तो ये 15.5 यानी कि 15.5 किलोमीटर। ठीक है, तब बोला कि 6 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो 15.5 यानी कि 15.5 किलोमीटर की दूरी है वो 5 घंटा में तय करता है। तो 1 घंटा में तो हम लोग 5 से भाग दे देंगे तो ये 1 घंटा का निकल जाएगा और इसे 6 से गुना कर देंगे तो ये 6 घंटा का निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसे गुना कर लेते हैं। तो पहले 6 को 155 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 6 पचे 30 का 0, 3 बचा, 6 पचे 30 का 3, 33 का 3, 3 बचा, उसके बाद 6 कम 6 और 3 9, यानी कि ये 93 आ गया। ठीक है, पॉइंट है तो पॉइंट के बाद ये 0 खत्म हो गया। अब ये जो 93 आ गया है इसी को हम लोग इस 5 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से ये 18 बार में चल जाएगा, ये 90 आ जाएगा। 3 बचा, पॉइंट 0 देंगे, 5 छक 30, यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना आ गया, 18.6 किलोमीटर चलेगा, कितना 6 घंटा में। और प्रश्न में भी पूछा यही है कि सीनू 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो कितना निकल गया, 18.6 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन डी में, और ऑप्शन डी इसका ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यह काफी इजी प्रश्न था, इसमें काफी समय हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि इसमें कुछ वैसा जानने वाला है नहीं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए यहाँ से देख सकते हैं कि ये 7वां प्रश्न है। ठीक है, बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाज्य है।
अब देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन भी दिया गया है और बोला है कि कौन सा संख्या है जो कि 4 और 8 दोनों से विभाज्य है। तो देखिए 4 और 8 दोनों से विभाज्य पूछा है। तो एक तो आपके पास ऑप्शन हो जाता है कि ये जितने सारे भी नंबर दिए गए हैं सारे को आप पहले 4 से भाग देंगे, उसके बाद 8 से भाग देंगे, जो नंबर पूरा पूरी कट जाएगा वही इसका सही आंसर होगा। और दूसरा इसमें है कि आप इसे विभाज्यता के नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल से भी कर सकते हैं, जो कि इसका एक स्मार्ट अप्रोच है। तो अब हम लोग उसे कैसे करेंगे, यानी कि विभाज्यता का रूल हम लोग कैसे इसमें लगाएंगे। तो इसके लिए आपको जानकारी होना चाहिए कि कोई भी संख्या को 4 से कटने के लिए, यानी कि कितना भी लंबा दिया रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यदि उसके अंतिम की दो संख्याएं यदि 4 से पूरा पूरी कट जाती है तो पूरी की पूरी संख्या जो है वो 4 से कट जाएगी। सेम यदि 8 से विभाज्य के लिए पूछे तो कितनी भी लंबी संख्या क्यों ना दी हुई रही हो, ठीक है, लेकिन उसके यदि अंतिम के 3 संख्या 8 से पूरा पूरी कट जाए तो पूरा का पूरा जो नंबर है वो 8 से कट जाएगा। तो बस हम लोग को यही जानना था। तो चलिए, उम्मीद है कि आप सबों को विभाज्यता का नियम पता होगा, नहीं पता होगा तो आप हमें कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 4 से चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 82 देखेंगे, अंतिम का दो संख्या का बात है, तो 82 क्या 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। 42, 42 भी 4 से नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। 24, 24 से कटता है, ठीक है, 4 छक 24 ये कटता, तो ये हो सकता है, क्योंकि अभी हम सारा चेक नहीं किए हैं। फिर नीचे आता है 42, अब इस 42 को देखेंगे तो ये भी 4 से नहीं करता है, ठीक है, यानी कि हमारे पास ऑप्शन सी बच गया और सी ही इसका ये सही आंसर हो जाएगा। हम लोग को 8 से चेक करने का जरूरत भी नहीं था, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 4 से चेक करने पे ही पहले 3 ऑप्शन खत्म हो गए, तो जो एक बचे वही तो आंसर होगा, क्योंकि वो 4 से कट रहा है। 8 से चेक करना चाहे तो उसे भी कर सकते हैं। 824 क्या 8 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन सी 3824 होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ऐसे प्रश्नों को भी बिना पेन पेपर की सहायता से केवल ऑप्शन देख करके किया जा सकता है। और उम्मीद है कि आप सबको भी यह प्रश्न समझ में आ गया होगा, क्योंकि यह भी काफी इजी प्रश्न था, लेकिन कब? तो समझने के बाद। तो आप यदि विभाज्यता का नियम जाने रहेंगे तो इसी के आधार पर बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं जानेंगे तब तो फिर थोड़ी परेशानी हो सकती है। हालांकि यहाँ पे कोई बड़ी बड़ी संख्या नहीं दी गई थी, तो आप भाग दे करके भी देख सकते थे, लेकिन यदि इससे लंबी लंबी संख्याएं दी रहेंगी तो वैसे में आपको परेशानियां हो सकती है। तो चलिए, उम्मीद है कि यह प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए, यहाँ से देख सकते हैं कि ये 8वां प्रश्न है, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 236 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि एक कोई घनाभ है, ठीक है। अब घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 236 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है, और इसके साथ में ही इसका लंबाई को एल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो एल लिख देते हैं, और ऊंचाई को एच से, तो ये एच, ठीक है। चौड़ाई को बी कर देते हैं, बी हालांकि दिया नहीं गया है। तब बोला है कि इसका चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, आपको फॉर्मूला का याद होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। बगैर फॉर्मूला आप इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 2 × LB प्लस BH प्लस में HL। अब यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे ये घनाभ का क्षेत्रफल यहाँ से लिखा जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, दो ब्रैकेट के अंदर LB, L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई, ठीक है। उसके बाद BH, B का मतलब यहाँ पे भी चौड़ाई, H का मतलब ऊंचाई, उसके बाद प्लस H का मतलब ऊंचाई, और L का मतलब चौड़ाई, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, जो जो वैल्यू दे उसे हम लोग आगे लिखते जाते हैं। तो इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का वैल्यू कितना 236 है, तो चलिए यहाँ से 236 लिख देते हैं, ठीक है, बराबर में 2। अब L का वैल्यू कितना है? 8 है, और B का वैल्यू कितना है? यहाँ से देख सकते हैं कि B का वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग इसे 8B ही लिखेंगे, ठीक है, यानी कि गुना करके कितना आ गया 8B प्लस में BH का वैल्यू, तो B का वैल्यू कितना है नहीं पता, H का वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं 6 है, तो ये कितना आ जाएगा 6B, ठीक है, प्लस HL, ठीक है। तो H का वैल्यू कितना है 6 है, और L का वैल्यू 8 है, 8 6 कितना आ जाएगा ये 48 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 236 के बराबर जो 2 गुना में 8B प्लस 6B प्लस 48। आगे इससे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से इस 2 से इसे काट देते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2 आ गया। उसके बाद फिर 2 एकम 2 और 2 8 16, यानी 118 आ गया। आगे सॉल्व करेंगे तो 118 के बराबर 8 8 6 कितना आ जाएगा ये 14B बराबर प्लस ये 48। अब आगे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, तो ये 14B बराबर में ये 48 जाकर के 118 में घट जाएगा। घटने के बाद कितना आ जाएगा 8 में 8 जाएगा 0, और 11 में 4 जाएगा ये 7, यानी कि 14B का वैल्यू कितना आ गया 70। आगे काटेंगे तो 14 25 70, यानी B, ठीक है। B कहने का मतलब ब्रेथ, चौड़ाई का वैल्यू कितना आ गया ये 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है।
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी 5 सेंटीमीटर। तो देखिए इस प्रश्न के लिए आपको फॉर्मूला का याद होना काफ़ी जरूरी था, बिना फॉर्मूला को आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना होता है, 2 × LB + BH + HL। तो इस फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व किए तो इसका आंसर जो चौड़ाई निकल करके आ गया वो कितना है, 5 सेंटीमीटर, जो कि इसका सही आंसर है। अब चलिए इसके बाद फिर से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ से ये 9वां प्रश्न है, ठीक है। 9वां प्रश्न को ही पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है कि 2 भाई बहनों के आयु का अंतर 7 वर्ष है। यदि उनकी आयु का योग 21 वर्ष है तो भाई बहनों में सबसे छोटे की आयु कितनी है। तो देखिए इसमें पहले प्रश्न को आपको समझना है कि कोई भी 2 भाई बहन है, ठीक है। अब उसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है ये नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ उसमें ये जरूर दिया गया है कि उनके जो आयु का अंतर है वो 7 वर्ष है और आयु का योग जो है 21 वर्ष है। तो जो सबसे छोटा है उसका वैल्यू पूछा है, तो हमें नहीं पता, तो इसमें जो छोटा वैल्यू आएगा उसे हम लोग लिख देंगे, क्योंकि हम लोग को छोटा वैल्यू ही निकालना है, ठीक है। अब वो बहन रहे या भाई रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे ब्रदर को, ठीक है, ब्रदर का बी से ब्रदर को हम लोग एक्स मान लेते हैं और सिस्टर को वाई मान लेते हैं। तो पहला प्रश्न में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि 2 भाई बहनों के आयु का अंतर यानी कि x - वाई का वैल्यू 7 दे दिया है। आगे बोला है कि यदि उनकी आयु का योग यानी कि x + वाई बराबर ये 21 वर्ष दिया है, तो यहाँ पे 21 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इक्वेशन बन गया, अब इस 2 इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये y से y कट जाएगा, यहाँ पे 2x बचा, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 7 और 21 ये 28 आ गया, यानी कि x का वैल्यू यहाँ से निकाले तो ये 14 आ गया, ठीक है। अब आगे हम लोग निकालेंगे y का वैल्यू, तो x के जगह पे यहाँ पे हम लोग 14 रख देते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 14 - y बराबर में 7। अब यहाँ से करेंगे तो -y ये जाकर के इधर माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, -7, माइनस से माइनस कटा, यानी कि y बराबर कितना आ गया, 7। तो हमसे क्या बोला है कि सबसे छोटे की आयु। अब चूंकि हम लोग देखिए बहन को यहाँ पे हम लोग y माने थे, तो बहन का आयु कितना आ गया, 7 वर्ष है, और भाई का आ गया 14 वर्ष। हम लोग उल्टा भी मान सकते थे, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पहले ही बता चुके कि यहाँ पे भाई बहन कुछ ऐसा बताया नहीं गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग को छोटा वैल्यू आएगा वही आंसर होगा, यानी कि हम लोग y का वैल्यू कितना आ गया, 7, और x का वैल्यू 14, तो छोटा कौन है, y, यानी कि 7। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर ऑप्शन बी है, 7 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। वो भाई है बहन माने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर कितना आ जाएगा, 7 वर्ष। तो चलिए यहाँ से इसे इक्वेशन से बनाने पे काफ़ी कम समय में और इजी तरीके से बन पाया, और उम्मीद है कि आप सबों को भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद फिर से नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 10वां प्रश्न है, इसमें बोला है कि सरल कीजिए। √12.5 × 8 × 1.44 है, ठीक है। यानी कि इस प्रश्न को सॉल्व करना है और इसका आंसर इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई एक होगा, जो कि आपको सही होगा उसका आंसर कमेंट करना है, ठीक है। तो देखिए यह केवल रूट में लगा हुआ है, बाकी यह प्रश्न काफी इजी है, तो इस प्रश्न को हम खुद सॉल्व ना करके आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। तो इस प्रश्न को आप खुद से सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में देंगे, ठीक है। चूंकि प्रश्न टफ रहता है या फिर बताने लायक वैसा रहता है तो इसे जरूर बताते हैं, लेकिन यह काफी इजी प्रश्न है, तो इस प्रश्न को सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट में जरूर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक था, और यहाँ तक हम लोगों ने टोटल 10 अच्छे अच्छे प्रश्नों को देख लिया। अब बाकी आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।